अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो नहायत ही अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिज़ीज़ के हवाले से या डिसऑर्डर के हवाले से जो अमूमन हमारी सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई देते हैं। हम बात करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी के हवाले से, या फिर कुछ ऐसे स्टिग्मास हैं सोसाइटी में जो अक्सर मूव करते हैं हमारी फैमिली सिस्टम में, हमारे पीयर ग्रुप में, हमारे दोस्तों में, हमारे हलके में जहाँ पे हम उठते बैठते हैं, वो क्या है और वो क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो किसी स्टेज पर भी तब्दील होने का नाम नहीं लेते। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती आ रही हैं और किसी एक स्टेज पर उनको रुकना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी रसूमात होती हैं, बहुत सारे ऐसी मिथ्स होती हैं, स्टिग्मास होते हैं, उनको कहीं पर रोकना चाहिए। क्या तरीक़ाकार होगा कि हम इनको कंट्रोल कर सकें? हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों के ऐसे रवैये होते हैं जो किसी न किसी तरीके से हमें मुतासिर कर रहे होते हैं। उन रवैयों में मुस्बत तब्दीली कैसे मुमकिन है, इसको भी आज डिस्कस किया जाएगा। फिर जब हम रवैये की बात करते हैं तो रवैये को बदलने में सोशल मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आ रही है। सो क्या वाकई ही सोशल मीडिया हमारे रवैयों को तब्दील करने में अपना रोल प्ले कर रहा है? उसमें किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जनाब, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ता के नंबर 0334 19 66 966 यानी 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है मैडम मारिया नुसरत साहिबा ने, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में, और ख़ास तौर पर इनको दावत दी है हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए कि डिप्रेशन के ऊपर बात की जाए, एंजाइटी के हवाले से बात की जाए, सोशल बिहेवियर को डिस्कस किया जाए। सो मैम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। थैंक यू सो मच फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में मदऊ करने के लिए। बहुत ही हसास टॉपिक आपने आज शुरू किया है। एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल बिहेवियर्स किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जितना डिस्कस किया जाए इस टॉपिक को उतना ही कम है। इतना ये वास्ट और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको बार बार डिस्कस किया जाए, बार बार इस पर बात की जाए, तो ही शायद कोई इसमें पब्लिक में या हमारी यूथ में, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आएंगे। अगर हम इसको एक दफ़ा डिस्कस करके छोड़ दें और हम कहें कि शायद चेंजेस आ जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है। जैसे अभी आप जिक्र कर रही हैं, सोशल बिहेवियर की बात कर रही हैं, बाकी तमाम चीज़ें मुझे लगता है बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपका रवैया आता है। अगर रवैया मुस्बत है तो चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर रवैया आपको मनफी मिलता है तो आपके अपने किरदार में बहुत सारी मनफी तब्दीलियाँ रोनुमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो रवैये को किन चीज़ों ने आपकी नज़र में ज़्यादा मुतासिर किया है, ख़ास तौर पर आजकल की जनरेशन में या फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में, हमारे बच्चों में ये जो तब्दीली आ रही है, उनके मिजाज में तब्दीली आ गई है, रवैये में तब्दीली महसूस होती है, वजह क्या समझती हैं आप? सबसे पहले तो देखिए, फैमिली जो इन्वायरमेंट है बहुत मैटर करता है। पेरेंटिंग, आपके जो घर का माहौल है वो आपके रवैयों पर सबसे पहले असरअंदाज होता है, क्योंकि आप आँख खोलते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला तो रवैया उनका आपके ऊपर, एक बच्चे के ऊपर सबसे पहला असर रखता है। उसके बाद जब बच्चा आँख खोलता है, तो आजकल के दौर में तो 1 साल के होते नहीं हैं बच्चे, स्क्रीन दिखा देते हैं, मीडिया पे उनको लिंक करा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन बिहेवियर्स को भी बच्चा जो है वो स्टार्ट से ही अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद आते हैं बच्चे इंस्टीट्यूट्स में, जब जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसाज में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ जहाँ पे उनका एक्सपोजर होता है, उन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ वो बैठते हैं, उन तमाम जगहों पर उनका जो रवैया है वो उनके जो कारगर हैं
उनके रवैयों से मुतासर होता है। जैसे कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके जो पढ़ाने वाले हैं, कारी वगैरह हैं, या जो उनके पीयर हैं, फैमिली जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन तमाम के जो रवैये हैं वो भी आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और सबसे ऊपर आजकल सोशल मीडिया। सबसे पहला जो बच्चा अपने घर में देखता है अपने पेरेंट्स को स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कितनी रेगुलरली देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं और अपने घरों में उनको अडेप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो बच्चा क्या सीख रहा है कि हमने सबसे पहले इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। तो बच्चा अपना रवैया उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना सेट करना शुरू कर देता है। वो अपने बड़ों से भी ये सीख रहा है कि हमने इन्हीं को फॉलो करना है, इन्हीं के पीछे चलना है और हमारे गोल यही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, बीइंग दी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे आजकल सुनने में आता है कि ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऑटिज़म भी होता है। ऑटिज़म बेसिकली है क्या, डिसऑर्डर है, किस टाइप का डिसऑर्डर है? और मैं ये चाहूँगा ख़ास तौर पर आज का जो हमने प्रोग्राम प्लान किया है उसका मकसद भी ये था कि बुनियादी तौर पर वो तमाम चीज़ें जो बच्चों में तब्दीली रोनुमा करती हैं, क्योंकि ये जनरेशन में ऑनवर्ड चलती हैं चीज़ें, फिर जो इब्तदा में बच्चों में पहले 5-7 साल में आ जाती हैं। सो ऑटिज़म क्या चीज़ है? क्या ये जेनेटिकल होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता है, या फिर इसकी रीजंस कुछ और भी होती हैं? अगर हम कुछ साल पहले तक देखें तो इसमें जेनेटिक जो स्टडीज़ हैं वो यही प्रिडिक्ट करती थी कि जीन्स में इसका कुछ ना कुछ रोल है। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन हम देखें, करंट जो हमारी जनरेशन है, उसमें जो सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर चल रहा है वो गैजेट्स हैं, स्क्रीन्स हैं, पेरेंटल नेग्लिजेंस है, सोशल आइसोलेशन है। बच्चे जो हैं वो सोशली, ख़ासकर कोरोना के उसके आमद के बाद बहुत ज़्यादा इंडोर बच्चे जो हैं वो उसमें महदूद होकर रह गए थे। आउटडोर की तमाम एक्टिविटीज़ उनकी जो हैं वो लिमिटेड हो गई थी। उनके फैमिली और जो रिलेटिव्स वगैरह थे, ख़ास करके स्कूल, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, सबसे ताल्लुक़ जो है वो टूट गया था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो है बच्चे आइसोलेट होकर रह गए थे, और ये उसी ड्यूरेशन के दरमियान बच्चों में ज़्यादा ये डिसऑर्डर पाया गया, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को घर के अंदर ही उनको इंगेज करना शुरू किया, और उसमें सबसे जो बड़ा और सबसे कॉमन फैक्टर था वो स्क्रीन था। तो बेसिकली ये ऑटिज़म जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और ये अर्ली जो 5 इयर्स होते हैं बच्चे के, उसके अंदर ही ये पैदा होता है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो इन्हीं 2-3 सालों में, 2 साल से लेकर 4 साल के दरमियान इसके सिम्टम्स जो हैं वो रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। और प्रॉपर जो है बच्चा 5 साल की उम्र में हम उसे ऑटिस्टिक देख रहे होते हैं। इवन अब तो 3 साल में भी बच्चे जो हैं वो डायग्नोज हो रहे होते हैं ऑटिज़म के साथ। तो ये टोटली आजकल जो है ये इसके स्क्रीन के इम्पैक्ट के अंडर आ रहा है। बिल्कुल सही है। उसके बावजूद जो माएँ हैं या पेरेंट्स हैं, मैं दोनों की बात करूँगा, कि अक्सर बच्चों को कम उम्र में ही हम बच्चों को बड़े शौक़ से खुद से मोबाइल दिखा भी रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, पोइम्स बच्चों को रूटीन में दिखाते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी रूटीन में वो चीज़ें आम होना शुरू हो जाती हैं, जैसे हम एडिक्ट हो जाते हैं, हम उसके बगैर कुछ पल भी नहीं गुजार सकते। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा बच्चा ग्रो करता है 8 साल 10 साल के बाद, अब बच्चे खुद बोलना शुरू कर चुके हैं कि हमें डिप्रेशन है, हमें टेंशन है। अगर हम अपने पास्ट में देखें तो शायद हमें बहुत लेट जाके पता लगा कि डिप्रेशन बेसिकली कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकती है, कि मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी है। अब बच्चों को कम उम्र में पता है कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। सो क्या वाकई ही बच्चे इससे मुतासिर होते हैं या फिर सुनी अनसुनी भी होती है? वैसे तो जो डिप्रेशन है इसकी जो ऑनसेट है वो थोड़ी पीछे आ चुकी हुई है। यानी कि जो एक आइडियल एज है उससे काफ़ी पीछे इसका दौरानिया जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ जो है वो बच्चे थोड़ा सा इसको कॉमन भी बहुत ज़्यादा समझना शुरू हो चुके हैं। हमारी पब्लिक इसको इतना समझती नहीं है। डिप्रेशन कोई डिसऑर्डर है, इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स होना ज़रूरी है, फिर उसको हम एक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। सिम्टम जो है वो परसिस्ट करें 6 महीने तक, फिर जाकर ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज होता है। हमारे यहाँ कॉमन टर्म है, परेशान है, हमें जो है वो डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो रही है तो हमें एंजाइटी हो रही है। तो ये इतने कॉमन नहीं है। इसको सिर्फ एक ये कॉमन इसका स्कीमा बन चुका हुआ है कि जी ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ये हमें फील हो रहा है। अदरवाइज़ ये 6 मंथ से पहले जो है हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते।
जब तक एक आप पूरा क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं, तमाम सिम्टम्स आप में लाए नहीं करें पूरे 6 मंथ्स तक, उस वक्त तक हम ये लेबल नहीं लगा सकते कि इस बंदे को डिप्रेशन है या इसको एंजाइटी है। बिल्कुल सही है, ये उससे पहले तक हमें पता नहीं लग सकता, उससे पहले तक ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे टेंशन हो रही है, तो वो सुना हुआ वर्ड के एंजाइटी। मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक जजमेंटल हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन खुद ही कर चुके होते हैं कि थोड़ा सा महसूस हुआ या किसी को देख लिया ऐसी कंडीशन में, तो हमें लगता है कि शायद हम खुद डिप्रेशन में मुब्तला हो चुके हैं। एनवायरनमेंट का आपने जिक्र किया, एनवायरनमेंट जो है वो दो तरह का अमूमन हमें दिखाई देता है यहाँ पे। एक तो ये देहाती एनवायरनमेंट है जो नेचुरल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द नेचुरल एनवायरनमेंट है, चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट है, मौसम बेहतरीन मिलता है, माहौल बड़ा अच्छा मिलता है, ग़िज़ा साफ़ सुथरी मिलती है। और दूसरी साइड पे शहरों का, जहाँ पे पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो क्या इस तरह से एनवायरनमेंट भी हमारी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है? बेसिकली तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जो आप जितना आप नेचुरल एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं, नेचुरल आप ऑर्गेनिक जो डाइट है वो इस्तेमाल करते हैं, आपके मूड के ऊपर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि जो हमारे देहात के लोग हैं वो अपनी उन प्योरिटी और अपनी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको छोड़कर फैसिनेट हो रहे हैं वो जो अर्बन लाइफ है, बिल्कुल, कि जो लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स हैं या जो बहुत चमचमाती रोशनियाँ हैं, यही जो है एक आइडियल चीज़ है। वो अपनी जो खूबसूरती है देहात की या जो एक खालिस पन है उसको वो कोई चीज़ समझते नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू से वो नाशना होते जा रहे हैं। तो बेसिकली असल तो खूबसूरती वही है जो नेचुरल एनवायरनमेंट की है। जो अर्बन लाइफ है वहाँ पर तो रशी है, हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, कोई किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, फैमिली में गैदरिंग्स नहीं है इस तरह से। हर बंदा अपनी सोशल लाइफ, सोशल सर्कल्स, सोशल जो उनके प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं आजकल उनको टाइम देना, अपनी ब्लॉगिंग और इन चीज़ों को वो टाइम दे रहा है। इवन अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सेल्फ को वो टाइम नहीं दे पा रहे होते। सही है, तो वो बिल्कुल एक दौड़ में लगे हुए हैं। अच्छा, बिहेवियर जो है वो तो खैर दोनों जगहों पर मैटर करता है, वो देहाती ज़िंदगी है या शहरी ज़िंदगी है, रवैया तो वहाँ पर मैटर करेगा। सो कम्युनिकेशन किस हद तक वजह समझती हैं हमारे मिजाज में ख़राबी की? कम्युनिकेशन का बहुत रोल है कि आप जितना ज़्यादा इससे ख़ास करके जो पेरेंटल और जो चिल्ड्रन इनकी कम्युनिकेशन है, जितना ज़्यादा इनमें गैप होगा उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, फैमिली रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्पॉइल होंगे। लेकिन जिन फैमिलीज़ में अभी भी फैमिली जो सेटिंग्स हैं, फैमिली गैदरिंग्स हैं, उनको एक प्रॉपर एक लेवल पर लेकर चला जाता है, वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों में कम जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आ रहे होते हैं, उनके पर्सनैलिटी इश्यूज़ कम आ रहे होते हैं, उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि उनमें हर बंदा एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जहाँ पे कम्युनिकेशनल गैप आ जाता है वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट तो बड़ी दूर की बात है, एक दूसरे को सुना भी नहीं जाता, उनको देखा भी नहीं जाता। महीना मतलब हफ्ता हो गया है, बाप ने बच्चों के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, उनको टाइम नहीं दिया, बच्चों ने बाप के साथ कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की, अपने प्रॉब्लम जो उनको स्टडीज़ में फेस वो कर रहे हैं या फिर जो उनके डेली लाइफ में उनको नज़र आ रहे हैं, उनकी मदर इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उनको सॉल्व कर सकें, और फादर के साथ उनको टाइम नहीं है कि बैठ के उनको डिस्कस कर सकें, कोई उनका हल निकाल सकें। तो अपने तौर जो जिस तरह से वो समझते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड वो गूगल से, उन मीडिया से, सोशल प्लेटफॉर्म से उनकी सॉल्यूशंस मांग रहे होते हैं। बिल्कुल, वो वहाँ पर बैठ के लोगों से मशवरे मांग रहे होते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इसको किस तरह से इनको हम सॉर्ट आउट करें। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सबसे पहले आपकी हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं और वहाँ पर आपकी नोयत को समझे बगैर लोग मशवरे दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अलमिया चल रहा है हमारी यूथ का, खास करके कि वो अपनी फैमिली को कुछ समझते नहीं है, उनको वर्थ नहीं दे रहे, और वो पब्लिकली अपने इश्यूज़ को इतना पब्लिक करके बता रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप हमें बताइए हम क्या करें। बिल्कुल सही है। सो इसको पर्सनली डिस्कस करना चाहिए और ख़ास तौर पर कंसर्न जो जगह है वहाँ पर डिस्कस होना चाहिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है। सो सेकंडली मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आप प्रोग्राम से पहले जिक्र कर रही थी कि बच्चों के पहले 5-6 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बुनियादी लर्निंग उनके पास जा रही होती है सारी की सारी। सिखाया जा सकता है बच्चे को या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन ही इस हद तक होती है कि वो ऑनवर्ड अपनी ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को पिक करता चला जाता है? क्योंकि सिखाने का एलिमेंट तो मौजूद है,
वो तो बच्चा सीखता है अपने पब्लिक जैसे सोशल सेक्टर में ग्रो करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसके बिहेवियर में ऑब्जर्वेशन के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे बच्चा जब तक नहीं बोलता तब तक ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को, जब बोलना शुरू करता है तब उसको हम लर्निंग देना शुरू करते हैं। तो क्या वो आदत मुस्तकिल होती हैं बच्चों में जब वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि अब वो बच्चे में ये आदत पुख्ता हो चुकी है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही करेगा, वो गलत देखेगा तो ऑब्ज़र्व करेगा, सही देखेगा तो ऑब्ज़र्व करेगा। तो क्या ये आदत भी पुख्ता होती है ऑब्ज़र्व करने वाली? देखिए, लर्निंग के दोनों तरीके बहुत बहुत इम्पैक्ट रखते हैं, खासकर ऑब्जर्वेशन और उसमें आ जाता है फिर टीचिंग भी। अगर तो आप बच्चा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे उसके अंदर कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, उसे चीज़ें न समझ आ रही हैं, वो एज इट इज़ उनको अपने अंदर उतार रहा है। सही। जहाँ पर उसको समझ नहीं आती, एम्बिग्यस होती हैं चीज़ें, वहाँ पर वो क्वेश्चन करता है। और वहाँ पर अगर आगे से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता पेरेंट्स की तरफ से या जो उनके केयर गिवर्स होते हैं उनकी तरफ से, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाता तो फिर वो उसमें वहाँ पे फिक्सेशन आती है। बच्चा नेक्स्ट या क्वेश्चन ही नहीं करेगा, या फिर वो अपनी तरफ से जो उसको समझ आएगा उसी को जजमेंट बनाकर उसको परसीव कर लेगा। तो वहाँ पर रोल है, सबसे पहला रोल है केयर गिवर्स का, कि बच्चा जो है उसको सबसे पहले तो मॉडल उसके पेरेंट्स ही हैं। उसको ऐसा मॉडल दिखाएं कि जो उसके लिए है। हम कहते हैं ना, बच्चा सुनता नहीं, वो देखता है। बिल्कुल। कि आपने उसको जो सिखाना है वो आप उसको बनकर दिखाएं, उसके सामने सब कुछ वही परफॉर्म करें जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली वो सब कुछ सीख रहा होगा। प्लस जो चीज़ें फिर आगे उसकी नेक्स्ट लाइफ के, जैसे कि जिन मामलात के बारे में वो सवाल करता है उसके बारे में उसको गाइड करें, उससे बात करें, उसको बिल्कुल जो जो उसके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, तो वो उस चीज़ें उसके लिए अगली लाइफ में काम आएंगी। लेकिन उसका जो पर्सनैलिटी शेपअप हो रही है वो ऑब्जर्वेशन से हो रही होती है। बिल्कुल सही है। सो बहुत ही खूब बात की बच्चों के हवाले से, और यहाँ से मुझे हमेशा की तरह ये बात याद आती है कि जब भी हम बच्चों की या पेरेंटिंग के हवाले से बात करते हैं तो उसमें ये बात लाज़िम व मुल्ज़ुम समझी जाती है कि बच्चा जब भी सवाल करे तो कोशिश करें कि उसको ख़ुद से जवाब लाजमी दें। और बहुत सारी जगहों पर हमने ये देखा है कि जब बच्चा सवाल कर रहा होता है तो उसको रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता कि बेटा तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, जबकि ये एक गलत एक्सरसाइज है। आप किसी महफिल में बैठते हैं, बच्चे अपनी अहमियत के साथ ख़ुद वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको इतनी अहमियत देना आपके ऊपर भी लाजिम होता है, आप उसको कम से कम सुने। जहाँ पर अक्सर ये भी मैंने बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा भी है और सुना भी है कि जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो वहाँ पर ये भी एक एलिमेंट पाया जाता है, जैसे हम लोग अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बच्चे भी अपनी रिस्पेक्ट को लेके उतने ही कॉन्शियस होते हैं। हम चार लोगों में बैठ के जब भी बच्चे को डांटते हैं या फिर मारते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो अल्टीमेट वो कहीं ना कहीं बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा होता है। और जब कॉन्फिडेंस शेक होगा या चार लोगों में वो बच्चा अपनी इंसल्ट महसूस करेगा तो अल्टीमेट उसके रवैये में मुस्बत तब्दीली तो आ नहीं सकेगी, फिर मनफी तब्दीली उसमें आना शुरू हो जाएगी। और जब मनफी तब्दीली आती है तो किसी एक पहलू की वजह से बहुत सारी चीज़ें अल्टीमेट उसको मुतासिर करना शुरू कर देती हैं। तो जनाब, बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, मल्टीपल डिस्कशंस आज के शो में जारी हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता कर रहे हैं 0334 1966 966 पर। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारिया नुसरत साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद से। तो जनाब कहीं जाइए, कमल, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। जो प्री सर्विस
96.6 पर, और मैं हूं फ़रूख शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 2 बजे तक। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं जी सोशल बिहेवियर्स के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से और एंजाइटी के हवाले से। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, मल्टीपल हैं, जिनको बहुत सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और रवैयों की जब बात की जाती है तो रवैया मुस्बत होना कोई अनहोनी बात नहीं है। ये वो बात है जो अमूमन होनी चाहिए। हमारे अपने रवैयों में पॉजिटिव चेंजेस आनी चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो हम जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे मुंतकिल कर रहे होते हैं। रवैये भी वहीं से बनते हैं, तरबियत भी वहीं से आती है। सो जब चीज़ें मुस्बत आप अडॉप्ट करेंगे तो मुस्बत चीज़ें ही आगे ट्रांसफ़र भी करेंगे। तो जनाब आपके पैगामात मुझे मौसूल हुए, पहले उनको शामिल करते हैं। साथ साथ आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करें 0334 1966 966 03341966966। सो जनाब पहले मैसेजेस को शामिल करते हैं, फिर आएंगे डिस्कशन की जानिब। हमें दानिश अली ने फैसलाबाद से मैसेज किया है, कहते हैं जी भाई एक बात है, अगर हम बोलें कि ये काम गलत है तो माँ और बाप का जवाब ये होता है कि ये हमें पता है कि क्या सही है या क्या गलत है। सो अभी ब्रेक में यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, ये लाजमी है, उनकी बात भी सुननी चाहिए। और हमें जनाब मैसेज किया है इन्होंने, यासिर हुसैन ने मैसेज किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैसलाबाद से हूँ, आपका शो बहुत प्यारा है, आप भी प्यारे हैं, सबको मेरा सलाम। जनाब तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबकी तरफ से और हमारी तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम। और हमें जनाब एक और मैसेज आया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये नाम मौजूद है, इनका नाम है फ़खर अमीन। इन्होंने कहा काश मेरे फादर ये प्रोग्राम सुन लेते 30 साल पहले और आपका प्रोग्राम होता तो बहुत कुछ बदल चुका होता इनकी लाइफ में भी। कह रहे हैं कि अब इनके भी आगे 4 बच्चे हैं, सब चीज़ें चेंज हो चुकी होती। देखें वक्त की बात है, चलें आज ही अगर मैसेज कन्वे हुआ, आप तक मैसेज चला गया, आपके फादर नहीं सुन पाए, चलें आप यही मैसेज को अगर कंसिडर करेंगे, अपने बच्चों में कुछ पॉजिटिव चीज़ें इनपुट करेंगे तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन मूव करती चली जाती हैं, किसी एक स्टेज के ऊपर या किसी एक जगह पर आके उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके से मुमकिन है वो वही डिस्कस कर रहे हैं। और ये अब कंट्रोल हमारे हाथ में है जब हम पेरेंट्स हैं कि हम अपने बच्चों में जो चीज़ें नेगेटिव हमें महसूस हुई हैं वो कम से कम हम अपने बच्चों की तरफ ना मुंतकिल करें तो चीज़ें मस्बत हो सकती हैं। हिरा फातिमा जी हमारे साथ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, शो ज़बरदस्त है, आज का टॉपिक अहम है सर। इसी नफ्सा नफ्सी के दौर में सब ही तनहा हैं, इसलिए सब इन अमराज का शिकार हो रहे हैं। फिर ये कहती हैं जी कि इस रेडियो कहानी में दर्द दिल के वास्ते बहुत आला थी, अरहम और उसवा के किरदार की कामयाबी पर मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो कहानी को पसंद करने के लिए। और टॉपिक के हवाले से जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि नफ्सा नफ्सी तो है, हर चीज़ के पीछे हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव बदल चुके हैं, अब चीज़ें पहले की तरह नहीं हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि चीज़ें चूँकि दौर बदल चुका है तो इसलिए हमारी जो आउटपुट है वो चेंज होगी, जबकि मुझे ये लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई हैं बदलते दौर के साथ। करम अली हैं जी फैसलाबाद से, कहते हैं जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। तो जनाब वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम मारिया नुसरत साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद से। मैं डिस्कशन की जानिब वापस आता हूँ। मैम से सबसे पहले तो कॉजेज़ जानना चाहूँगा जो कि एक आम हो चुकी हैं डिप्रेशन या एंजाइटी के हवाले से। मैम आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी कॉमनली ऐसी कॉजेज़ हैं, असबाब हैं जो हमें दिखाई देते हैं इर्द गिर्द? एंजाइटी और डिप्रेशन को अगर हम देखें तो 2 बहुत ही मुख्तलिफ टर्म्स हैं, 2 मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं। दोनों की कॉजेज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं। डिप्रेशन में मोस्टली जो है वो कोई ना कोई ट्रॉमा अगर पास में हो चुका है तो उसको अगर जो है पर्सन उसके साथ इजीली अच्छे तरीके से अगर उसको कोप नहीं कर सका या फिर उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सका तो वो उसकी मुसलसल की जो थॉट्स हैं उसमें अपने आप को रखता है, अपने आप को उसका मुजरिम समझता है, रिग्रेट में रहता है और उसकी जो मैल एडेप्टिव थॉट्स हैं वो उसको डिप्रेशन में लेकर चली जाती हैं। सही है।
प्लस फिर जो उसके करंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनके साथ अगर वो अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी यूज़ करके नहीं अच्छे तरीके से कोप करता तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। कोई मुसलसल अगर उसके साथ हादसात हो रहे हैं या फिर कोई उसकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं मुसलसल तौर पर, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो वो जा सकता है। तो डिफरेंट उसकी कॉजेज़ होती हैं। इवन ये जेनेटिक भी है, अगर उसकी फैमिली में रन कर रहा है तो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसी तरह एंजाइटी भी है। एंजाइटी तो हमारी जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसमें बहुत इसका रोल है। अगर बचपन से एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई गई, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम उसको आई है, उसके साथ मैंने किस तरह से अपने आप को, अपने हवास को काबू में रखकर उसके साथ मैंने किस तरह से पेश आना है, मसले को किस तरह से हल करना है, मैंने परेशान होने की बजाय उसको सॉल्व की तरफ लेकर जाना है, तो उसके अंदर एंजाइटी आएगी अगर उसको ये नहीं सिखाएंगे तो। बिल्कुल। प्लस अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके सामने कैसा रोल मॉडल है उनका, कि वो किसी सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, तो बच्चा वैसे ही वो चीज़ें परसीव करता है और आगे अपनी लाइफ में उन्हीं को एग्जांपल देकर तो एक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल सही। मैम, सोशल मीडिया के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जब हम कॉजेज़ बुनियादी तौर पर डिस्कस करते हैं तो उसमें सोशल मीडिया जो है वो भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। कोई भी चीज़ जो है, ख़ास तौर पे अगर हम टेक्नोलॉजी गैजेट की बात करते हैं तो बुरी तो नहीं है, लेकिन उसके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया को किस हद तक कसूरवार समझती हैं हमारे रवैयों में तब्दीली का? सोशल मीडिया का एक अहम किरदार है मेंटल हेल्थ में और मेंटल जो इश्यूज़ आजकल आ रहे हैं उनमें। हमारे अलमिया ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो इस बारे में अपने बच्चों की सही से काउंसलिंग ही नहीं कर पाते कि उनकी जो अपनी शख्सियत है उसकी क्या अहमियत है, और जो दूसरे लोग हैं उनकी वैल्यूज़, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, या फिर उनकी ओपिनियन की क्या वैल्यू है। सही। तो इसके लिए सबसे पहले वो फिर बच्चे अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया पर। उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है वो सोशल मीडिया पर जाते हैं, उन्हें किसी जगह पे कांटेक्ट करना था वो सोशल मीडिया पर जाते हैं। वो अपने प्रॉब्लम पहले पेरेंट्स से शेयर करने के बजाय पहले सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल हैं बहुत कॉमन, उनको वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको आइडियलाइज़ किया होता है, फिर वो उनके जो वो लाइफ दिखा रहे होते हैं उसको परफेक्ट समझते हुए अपनी लाइफ को बहुत इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो अपने आप को डिप्रेशन या एंजाइटी में फिर ढाल लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे होते हैं या हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें अक्सर हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही होती हैं, हमें तंग कर रही होती हैं। फिर एक स्टेज आती है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं, हम उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते, हम उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, उनका रवैया भी हमें अजीब लग रहा होता है, और इंतहाई मुश्किल होता है कि अगर कभी किसी वक्त मजबूरी से उनके साथ बैठना पड़ गया है तो आपको लगता है कि ये वक्त बस गुजर जाए, मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे लोगों के लिए हमें रवैया कैसा रखना है? देखिए, हर इंसान जो है वो आपके लिए खैर ख़्वाह नहीं होता, और जहाँ पे हम बैठते हैं बहुत मैटर करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर तो आपकी कंपनी ऐसी है कि वो आपकी पॉजिटिव्स शो करने की बजाय आपको हर वक्त आपके नेगेटिव्स हाईलाइट करते हैं, और उनको नेगेटिव्स को फिर बेहतर करने की बजाय उसको हर वक्त जैसे कहते हैं कि इल्ज़ाम करना, टॉन्ट करना, उसको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, तो वो पर्सन को ग्रूमिंग का टाइम ही नहीं मिलता। वो अपने सेल्फ गिल्ट में एक आ जाता है कि मैं तो शायद हूँ ही ऐसा, एक लेबल लगा लेता है अपने ऊपर कि मेरे अंदर बेहतरी की गुंजाइश ही नहीं है। और डिप्रेशन में ख़ास करके यही होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर और अपने आप को ही गलत समझना शुरू कर देता है, वो अपने आप को सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देता है। तो जिसके नतीजे में वो फिर उसकी जो ग्रोथ रुक जाती है, पर्सनैलिटी उसकी टूट फूट का शिकार हो जाती है, और वो अपनी जो डेली रूटीन है उसमें से भी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाता है, जिसके हम कहते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट उसका हो गया। वो सोशल मीटअप से बचना शुरू कर देता है, अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना छोड़ देता है जहाँ पर वो एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था या फ्रूटफुल वे में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था। वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो क्रिटिक से बचना चाहता होता है, वो टॉन्ट से बचना चाहता होता है कि मैं शायद हूँ ही ऐसा, मेरे अंदर कोई पॉजिटिव है ही नहीं। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी चाहिए जो आपको ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाए, जो आपको आपके पॉजिटिव्स दिखाए। पेरेंट्स का इसमें बहुत रोल है कि बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उनकी स्ट्रेंथ्स दिखाएं
कि आप में ये एबिलिटीज़ हैं, आप ये अचीव कर सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, बजाय इसके कि उन्हें हर वक्त क्रिटिसाइज़ करना, टॉन्ट करना, तुम हो ही ऐसे, तुम तो ऐसे बन चुके हुए हो, तुम हमारे लिए सज़ा हो, और ये वो इस तरह के हार्श वर्ड्स जो हैं बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत असर रखते हैं। बच्चा अपने आप को एक बिल्कुल ना जैसे कह सकते हैं नॉन प्रोडक्टिव समझना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही कि मेरा कोई काम ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इस दुनिया में, मैं तो एक फालतू इंसान बन बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉमन प्रैक्टिस जो अमूमन हमारे घरों में इर्द गिर्द हमें दिखाई देती है कि हम बच्चों का कंपैरिजन बहुत करते हैं। जो बहुत सारी ऐसी बातों में हम एग्जाम्पल्स कोड करते हैं कि फ़लाँ के बेटे को देखो, अपने फ़लाँ भाई को देखो, फ़लाँ कज़न को देखो। क्या वो चीज़ भी डैमेज करती है बच्चे को? बिल्कुल करती है। बच्चों को सबसे पहले तो आपस में बहन भाइयों को ही जो है वो कंपैरिजन से बचाना चाहिए कि वो एक दूसरे को राइवल बना देते हैं। उनको भाई बहन के आपस में एक दूसरे की पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेप्ट करने के बजाय उनको कंपेटिटर्स बना देते हैं। तुम्हारे भाई ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, तुम इतना गंदे नंबर लेकर आ गए हो। बच्चा वहीं से अपने भाई से जेलस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर रिलेटिव्स के बच्चों के साथ खुदारा अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हर बच्चा अपनी ज़ात में एक मुनफरिद होता है। अच्छे ग्रेड्स ले लेना, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि अच्छे ग्रेड्स जो बच्चा ले लेता है वो इंटेलिजेंट है, और जो अच्छे पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाता वो तो है ही नालायक, और वो किसी काम का नहीं है, और वो तो आगे जाके कुछ कर ही नहीं सकता। ये एक कॉमन प्रैक्टिस हमारे पेरेंट्स करते हैं बच्चों को, जो बहुत सख्त गलत करते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल सही। हर बच्चे में एक डिफरेंट स्किल्स होती हैं, उनको पॉलिश करना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, आप इनके ऊपर वर्क करो। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फाइनली हमें डिप्रेस करती हैं। क्या तवक्कुआत लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? मेरा ये मैं अपना परसेप्शन या अपना माइंडसेट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अमूमन हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि हम एक सोशल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक लाज़िम मलज़ूम जुज़ है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो बनती हैं कहीं ना कहीं, और किसी को हमसे भी तवक्को होती है। फिर बाद में हमें इस चीज़ का अफसोस भी होता है कि हमें तवक्कुआत लगानी ही नहीं चाहिए। अगर ना लगाते तो शायद हम डिप्रेस ना होते। सो बीइंग दी साइकोलॉजिस्ट, क्या ओपिनियन है आपकी? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सब एक इंसान हैं, ना तो मशीन्स हैं और ना ही रोबोट हैं जिनकी कोई फीलिंग्स और एहसासात नहीं है। और ये कि 100% जो है कोई इंसान भी नहीं है। हम अगले को मार्जिन ही नहीं देते कि वो भी कहीं भी गलत हो सकता है, या उसमें भी कहीं ख़राबी या कुछ फ्लॉज हो सकते हैं। हमेशा वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सकता। इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि हम अगले बंदे को अपनी जगह पर रखकर और ख़ुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। फिर हम किसी से कोई एक्सपेक्ट करें या फिर हम कोई लेबल या जजमेंट करें। वो क्या मिसाल है कि अपने आप को दूसरे के शूज़ में फिट करना, ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, ना आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और ना ही आप फिर डिप्रेशन में जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मिसाल है कि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकर में रहता है। तो जितना ज़्यादा आप दूसरों से तवक्को करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो डिस्ट्रेस में जाएंगे, उतना ज़्यादा आप हर्ट होंगे। यानी कि तवक्को करनी ही नहीं चाहिए, ज़्यादा ही कम से कम रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फाइनली तमाम उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जिन लोगों को लगता है कि वो महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो कैसे डिप्रेशन से निकल सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को इजी एंड कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो उन्हें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही गंदा समझा जाता है कि जी ये हम अपने आप को एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाएं, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। मेंटल हेल्थ को भी फिज़िकल हेल्थ की तरह इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि इसमें भी फ्लॉज आ सकते हैं, इसमें भी कुछ मसाइल आ सकते हैं जिनको हम वक्त पे बात करके हल कर सकते हैं। तो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हों या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, प्राइमरी रोल उनका है कि वो उन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। सही। उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें कि जहाँ पे वो कम से कम डिस्ट्रेस फील करें और वो सेल्फ वर्थ पहचाने अपने आप को। वो जो एक सेल्फ गिल्ट में रह रहे होते हैं और एक बिल्कुल होपलेसनेस की उनमें फीलिंग आई होती है, उस चीज़ से बाहर निकलें। फैमिली का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। फिर वो फॉलोअप रेगुलरली लेने चाहिए एक किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से, ताकि वो उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आ सकें। बिल्कुल सही। प्लस वो गैजेट्स से अपने आप को थोड़ा दूर रखें, सोशल मीटअप्स को ज़्यादा करें, नेचुरल सेटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो सबसे अहम किरदार अदा करता है उनकी मेंटल हेल्थ में।
बिल्कुल सही है। सो जनाब एक दो मैसेजेस और हैं जी, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद इजाज़त आपसे लेंगे। हमें इजाज़ साहब ने तौनसा शरीफ से मैसेज किया, कहते हैं जी आप दोनों को सलाम पेश करते हैं। जनाब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल आया जी, ताहिर ख़ान साहब हैं दुबई से, इन्होंने हमें अभी कॉल्स भी कर रहे थे, मैं लाइव कॉल प्रोग्राम में नहीं शामिल करता, सो इसलिए इन्होंने मैसेज किया, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि हाउ फॉरेनर्स लिविंग पेरेंट्स कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर देयर चिल्ड्रंस इन पाकिस्तान। अगर वहाँ पर हैं तो पाकिस्तान में जो बच्चे मौजूद हैं उनकी तरबियत के बारे में उनको क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? क्योंकि बहुत क्रिटिकल ये एक फ़ेज़ होती है पेरेंट्स के ऊपर, और पेरेंट्स खुद भी इसको बहुत फ़ील करते हैं कि हम बच्चों के पास नहीं हैं और हम उनके साथ फ़िज़िकली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको हम प्यार नहीं कर पा रहे, उनके साथ टाइम नहीं गुजार पा रहे। ये उनके अपने लिए बहुत डिस्ट्रेस का कॉज बनता है। और फिर अल्टीमेटली बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है कि वो अपने जो खासकर अब्रॉड में फादर्स होते हैं उनको मिस कर रहे होते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे होते हैं। सिंगल पेरेंटिंग वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो दोनों के लिए है तो चैलेंजिंग, लेकिन इसके साथ हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, कोपिंग करनी सीखनी चाहिए कि हम इसके साथ किस तरह से मैनेज करें। जैसे कि उन्हें फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया आजकल इसी चीज़ पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ हो रहा है, तो उन्हें फ्रीक्वेंटली उनसे जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहिए, वीडियो ऑडियो कॉल्स के ऊपर उन्हें उनके हर मामलात में डिस्कशन करनी चाहिए बच्चों के साथ। और ख़ासकर मदर का काम बनता है कि वो उनके फादर का रोल बच्चों के सामने वाजे करे कि उनके फादर जो हैं वो उनके लिए किस तरह से वर्क कर रहे हैं और किस तरह से फेस कर रहे हैं। तो ये दोनों पेरेंट्स का जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने का दौर होता है, ना कि अगर वो आपस में ही दूर हो जाए और बच्चों से दूर हो जाए तो वो उनकी पूरी फैमिली को जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं। बिल्कुल सही है। सो मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए और काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। तो जनाब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आज का प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बहुत कुछ सीखने और सिखाने के हवाले से अहम था। बहुत सारी ऐसी बातें हुई बच्चों के हवाले से, तरबियत के हवाले से, पेरेंटिंग और सोशल बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेशुमार चीज़ें आज डिस्कस हुई और तमाम चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं अगर इनके ऊपर अमल किया जाए। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, अपने सवालात हम तक पहुँचाए और हमने उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। सो हमेशा की तरह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है कि कोई भी आगाही है, कोई ख़ास बात है, कोई मालूमात है, कोई मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है या कुछ लर्निंग है, वो आप तक पहुंचाई जाए और इसी जज्बे के साथ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आपके लिए लाया जाता है। तो जनाब आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात कल दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर होगी, नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।